बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वहाब मेमन। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा है 100 बरस का पल की खबर नहीं। नाज़रीन, ये जानते हुए कि कफन में जेब नहीं, इसके बावजूद भी आज जो सियासी महाज़ार आई और जिस किस्म की जंग इस वक्त छिड़ी हुई है हमारे मुल्क के अंदर, कुर्सी की इस जंग में हम अवामी मसाइल का हल भूल चुके हैं। कुर्सी की इस जंग में हम इतना आगे निकल चुके हैं कि एक दूसरे की पगड़ियां उछालते हुए हम ये भी भुला बैठे हैं कि बैरूनी ताकतें इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठा रही हैं और हमारे मुल्क में कीचड़ उछाल रही हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं राना गुलजार ताज साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी से। आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। हमारे दूसरे मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर, जावेद सिद्दीकी, ताजिर रहनुमा और तज्जियाकार। और हमारे तीसरे मेहमान इस वक्त मौजूद हैं इम्तियाज़ फरहान साहब, आप सीनियर साफ़ी हैं, साफ़ी बरादरी से आपका ताल्लुक है। आप तीनों मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। अच्छा, पहला सवाल राना गुलजार साहब मैं आपसे करना चाहूँगा, जो इस वक्त मुल्क के अंदर कैफियत है, हर ख़ास व आम शख्स एक ही सवाल है जहन में, आगे क्या होने जा रहा है, क्या कमेंट करेंगे आप? शुक्रिया अब्दुल साहब आपका, आपके चैनल का। और सबसे पहली बात तो मैं आज अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि इम्तियाज़ फरहान जैसी शख्सियत के साथ आज मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। और माशाल्लाह ये सहाफ़त में इनका एक बड़ा नाम है और इन्होंने बड़ा इनका गहरा तज़किया है। जी जी। देखिए, कुछ भी नहीं होगा और इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान में कुछ नहीं होगा, ये सही सलामत रहेगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये घर दिया है, इसकी तामीर, इसकी हिफाजत अल्लाह ने करनी और हमारी भी जिम्मेदारी है। देखिए, बात ये है कि खान साहब जो कुछ कर रहे हैं ना तो ये मुल्क के लिए अच्छा है और ना उनके अपने लिए अच्छा है। वो बात तो पाकिस्तानियत की कर रहे हैं, पाकिस्तान को खुशहाल और आज़ाद, और कभी वो नया पाकिस्तान और कभी वो कुछ कहते हैं, तो समझ नहीं आती कि कैसा वो पिछला नया पाकिस्तान था जो 3 साल 7 महीने तक कुछ भी वो ना कर सके और आखिर नो कॉन्फिडेंस आया और वो चले गए। अब किससे ये पाकिस्तान को आज़ाद कराना चाह रहे हैं तो ये भी देखना बाकी है। फिर ये मदीना की रियासत की बात करते हैं, तो क्या मदीना की रियासत में इस तरह के काम होते थे जो खान साहब अपने फॉलोवर से करा रहे हैं? तो नामुनासिब सी बात है। मैं ये समझता हूँ कि हम सबको इख्तलाफात ख़त्म करने चाहिए और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की पर तवज्जो देनी चाहिए। ख्वाह वो पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, जमात इस्लामी हो, खान साहब हों या नून लीग हो, कोई भी हो, महाजराई की सियासत नहीं करनी चाहिए। पार्लिमान पर एतमाद होना चाहिए सबका, लेकिन खान साहब बदकिस्मती से इस पार्लियामेंट पे तो एतमाद ही नहीं करते क्योंकि इस पर लानत भेज चुके हैं। ठीक। और 7 सीटों पर 8 सीटों पर इलेक्शन भी लड़ा और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, लेकिन कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो खान साहब को चाहिए कि वो अपने पास से पैसे जमा कराएं और 342 सीटों पे खुद ही इलेक्शन लड़ें और जीत जाए, रिकॉर्ड बनाएं, फिर अपने पास से पैसे जमा कराएं और इलेक्शन लड़ते रहें। जो कुछ ये ड्रामा हो रहा है इसका ड्रॉप सीन होना चाहिए। आप कह रहे हैं ड्रामा हो रहा है? बिल्कुल, ये ड्रामा हो रहा है। कौम को नचाया जा रहा है, हमारी बहन बेटियों को नचाया जा रहा है। आप कौम को सोचना होगा कि खान साहब के अज़ाइम क्या हैं। ये अज़ाइम पाकिस्तान के हक में नहीं है। आप बात करते हैं इदारों को मुस्तहकम की और इदारों की तज़ील करते हैं, ये काबिल शर्म बात है। आप और तो और एक नई कहानी लेकर आ गए कि अगर आपका कोई कारकुन गिरफ्तार होता है तो आप कहते हैं इसके साथ जिनसी तशद्दुद हुआ। अल्लाह ताला रहम करे। ये कौन सी लॉजिक लेकर आ गए कि जी उनके साथ जिनसी तशद्दुद हो रहा है? आप क्या कर रहे हैं? ये कौन सी फिलॉसफी सिखा रहे हैं? आज आपने इदारों के सामने लोगों को खड़ा कर दिया, ये काबिल शर्म बात है। अगर कल आप इख्तिदार में आ जाएंगे तो कौम तो वहीं इदारों के सामने खड़ी होगी, तो आप क्या करेंगे? तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मौजूदा गवर्नमेंट को भी इस पे सोचना होगा। महंगाई का जिन कंट्रोल से बाहर है, इसको कम करना होगा, क्योंकि इसलिए कि कल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और नून लीग
यही जदोजहद कर रही थी कि जी महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत बहुत ज्यादा है। मेरा अगला सवाल लाकानूनियत बहुत है, महंगाई के हवाले से कह रहे हैं, यही चीज वो काबू करने में नाकाम है। तो खान साहब को इंतजार करना चाहिए अगले इलेक्शन का, जो अपने टाइम पर इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि बहुत पैसा लगता है और इलेक्शन पे अवाम पर जब उनको इतना इंतजार है और अपना एतमाद है, तो मैं ये समझता हूं कि जब इलेक्शन का टाइम पूरा हो जाएगा तो इलेक्शन होंगे। अगर खान साहब को आवाम पसंद करती है तो खान साहब इख्तिदार ले लें, लेकिन पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज ना करें, क्योंकि ये जो अभी लंदन में भी इनके मुजाहरा हुआ उसमें इंडियन लोग जो है इनके मुजाहरे में आए और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा, इदारों के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा। तो खान साहब, बात यह है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, ठीक है, वो कभी भी हमें मतलब ये कि सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन आपको सपोर्ट वो क्यों कर रहा है? आपका मौकिफ आ चुका। आप जो कहना चाह रहे हैं कि ये सारा कुछ ड्रामा है, ठीक है, जावेद साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखें जी, अंधे निकालते हैं मेरे चेहरे में नुक्स, बहरों को गिला है कि मैं सच नहीं कहता। क्या बात है। देखें जी, बात सिर्फ ये है कि यहाँ पे इस वक्त पूरे मुल्क की ड्रामा बन चुका है, सिवाय एक दूसरे की तज़हीक के, तजलील के, इसके अलावा आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक। खान साहब के दौर में 17% पे महंगाई थी, ठीक है, ठीक है, मैं एज ए एनालिस्ट बात कर रहा हूँ, मेरा आपको पता है कोई सियासी लेना देना नहीं है, ठीक है, तो ये कोई ये ना समझे कि मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं एक जनरल पैराए में बात कर रहा हूँ और उसका मैं स्केच खींचता हूँ। आज आदाद शुमार के मुताबिक 45% महंगाई बढ़ चुकी है, ठीक है, कौन जिम्मेदार है? ठीक है, पूछ लेते हैं हम ये भी, ठीक है ना, ये भी तो सवाल भाई जवाब देंगे मेरा बिल्कुल पूछेंगे सवाल हम। अब आ जाते हैं इदारों के हवाले से बात करना, ये एक बिल्कुल भी मुनासिब अमल नहीं है। पाक फौज हमारे सर का ताज है, बिल्कुल, पाक फौज हमारा गरूर है। आप कोई भी अर्थक्वेक देख लें, आप कोई फ्लड देख लें, आप कोई नागहानी आफत देख लें, आप बताएं कि कौन होता है वो सबसे पहले होते हैं, बिल्कुल। तो जब पाक फौज सारे काम को, सब चीजों को मैनेज करती है, तो आज किसी को क्या हक बनता है कि वो पाक फौज को बुरा कहे? और मैं आज भी ये बात कहता हूं कि कोई भी सच्चा पाकिस्तानी अपने इदारों को कभी बुरा नहीं कहेगा। ये वो काली भेड़ें हैं, ये वो करप्ट भेड़ें हैं जो किसी की भी नहीं है। आप जानते हैं कि 5th वार जनरेशन इस वक्त बिल्कुल अब जमाना तोपों और बंदूकों से कहीं आगे निकल चुका है। सही कह रहे हैं। अगर आपको कोई जंग जीतनी हो ना, वो कहते हैं ना, जंग जीतनी हो तो कश्तियां जला देना, तो ये वो कश्तियां हैं मेरे भाई जो आपस में डिवाइड करके तोड़ना चाहती हैं और इदारों के खिलाफ करके उन्हें कमजोर करना चाहती हैं। तो ये हमारे मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने के बराबर है। मैं तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी के दोस्तों से ये ऑनरेबल रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा आपस में बैठ जाएं और उसको सोल्यूशन निकालें। भाई ने कहा कि जनाब अल्लाह इनको इज्जत दे कि ये क्या नाम है अपना एंड मतलब पूरा ड्यूरेशन जो है वो पूरा करें। मैं बिल्कुल भाई की बात से मुत्तफिक करता हूं और ऐसा ही होना चाहिए। मगर अगर आप माजी के औराक को उठा के देख लें, माजी के झरोकों में झांक के देख लें, तो मुझे बता दें आज तक क़याम पाकिस्तान से लेके किसका दौर जो है वो 5 साल पूरा कर पाया? मुझे कोई एक ऐसी मिसाल दे दें तो मुझे पता चल जाए। तो मसला ये है कि सिवाय लेग पोलिंग के कुछ भी नहीं है। ये सब सियासी लोग इंतहाई माजरत के, पहले सियासत जो थी ना वो इबादत का दर्जा रखती थी, अब इंतहाई माजरत के साथ सियासत मुनाफकत का दूसरा नाम है। ठीक है, चेहरा कुछ है, नजर कुछ आ रहा है। तो ये भाई ये चेहरे लिबादे उतारने पड़ेंगे। हम अल्लाह को तो मानते हैं, हम अल्लाह की नहीं मानते। खुदारा सारी बातें छोड़ दें। मैं तमाम सियासी दोस्तों से हाथ जोड़ के ये बात करूंगा कि यार खुदारा ये मुल्क है ना तो हम सब हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारी सियासत भी है और सब कुछ है। मगर अगर खुदा ना करे हमारे मुल्क की सालमियत को अगर नुकसान पहुंचता है तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेट? और सबसे बड़ी बात, इंडिया बहुत अच्छी तरह जानता है कि वो पाकिस्तान का बाल बीका भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसने एक नई चाल चली, नई चाल ये चली कि उसने लोगों को उकसाना शुरू कर दिया, ठीक है। वो अपनी इंडियन जो है ना, मतलब कभी प्रोपेगेंडा करता है, कभी किसी हिमायत में करता है, कभी खान साहब की हिमायत में करता है, कभी नवाज शरीफ की हिमायत में करता है, कभी कुछ और सियासी लोगों की हिमायत में लड़ाने की साजिश जारी है। उसको भी किसी से एक दिलचस्पी नहीं है। उसको दिलचस्पी ये है कि खुदा ना करे पाकिस्तान की सालमियत को किस तरह नुकसान पहुंचाया जा सकता है, पाकिस्तान को किस तरह डिमोरल करा जा सकता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है अपने इदारों पे,
अपनी फोर्सेस पे। और मैं एक बात फिर कहता हूं, हमेशा सारे प्रोग्राम में ये कह रहा होता हूं कि देखिए जी, मैं अगर किसी को सपा और सलार मानता हूं ना, तो ये हमारे नबी पाक की जात थी सबसे बढ़कर, ठीक है। हमने उनकी अगर तालीमात को लेनी है ना, तो हम आगे जा सकते हैं। और जहां तक इदारों की बात रही, ये हमारा गरूर है, ये हमारा प्राउड है, ये हमारा फख्र है। हम इनके साथ खड़े थे, खड़े हैं, और ताजिर बरादरी तो इंशाल्लाह हमेशा ही खड़ी रहेगी पाक फौज के साथ। ठीक जनाब। अच्छा इम्तियाज़ फरहान साहब, आप इस हवाले से अपना व्यू, अपना एनालिसिस क्या रखते हैं? देखिए, इस हद तक तो सही है कि जी पाकिस्तान इस वक्त फिर जनरेशन वार और हाइब्रिड वॉर का सामना कर रहा है, और उसमें बदतरीन इस वक्त पीक है, बल्कि एंड की तरफ वो जा रही है सूरत हाल सारी। इसलिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें अच्छी हमें दिखाई दे रही हैं, दिखाई जा रही हैं उसमें करके। लेकिन ये मामला सियासतदानों का है ही नहीं। सियासतदान आपस में एक होते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से। इस वक्त तहरीक इंसाफ में वो लोग मौजूद हैं जो पीपल्स पार्टी और नून का हिस्सा थे। नून में बहुत सारे ऐसे हैं जो पीपल्स पार्टी में थे, पीपल्स पार्टी में बहुत सारे ऐसे हैं जो दूसरी जमातों में थे। सियासतदानों का मामला नहीं है। सियासतदान का विजन बहुत खुला होता है और सियासतदान बहुत दूर देख रहा होता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में सियासतदानों को काम नहीं करने दिया जाता, और सिर्फ सारी बुराई उनके गले में डाल दी जाती है कि हर बुराई का मंबा सियासतदान है। जबकि सियासतदान आप देखेंगे अच्छाई और बुराई के साथ हर 5 साल बाद या जब भी इलेक्शन होते हैं वो आवाम के दरमियान जाता है, आवाम के सामने खड़ा होता है, और इल्ज़ामात सहने के बावजूद। सियासतदानों को जब तक मुकम्मल इख्तियारात नहीं दिए जाएंगे जैसे दुनिया की दूसरी मुमलिकत में है, तो मैं नहीं समझता कि मसाइल का हल होगा। और या ये कि इस तरह के मामला पूरी दुनिया में इसी तरह की सियासत होती है। हम सिर्फ अपने लोगों को मलाइन, क्या जापान जैसे मुल्क में भी चंद महीने पहले क्या एक्स प्राइम मिनिस्टर को खुले रोड के ऊपर गोली नहीं मारी गई थी? क्या वहाँ पे कोई नहीं? तो वो तो हम तो बोलते हैं बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत कमाल के लोग हैं। कैसे हुआ, क्या हुआ? अमेरिका में नहीं हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ नहीं किया। और एक और महातिर मोहम्मद है ना, महातिर मोहम्मद की आप पूरी हिस्ट्री उठा लें, माजी की तरफ जाएंगे ना महातिर मोहम्मद के, तो आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ जैसे बातें होती हैं ऐसे महातिर मोहम्मद के लिए होती थी। उसके बाद जो दूसरे अभी जो प्राइम मिनिस्टर बने थे, जब उन्हें जेल में डाल दिया था तो महातिर मोहम्मद उनके पास गए थे और जेल में जाके नेगोशिएशन की, फिर उन्होंने अपनी हुकूमत फॉर्म की थी। सियासत पूरी दुनिया में ऐसी होती है। हमने अपने सियासतदानों को मलाइन किया हुआ है कि ना सारी बुराइयों की जड़ ये, जबकि ताकत का मंबा जहाँ पर है उसके लिए हम बात नहीं करते, ना वो करते हैं। इदारे बिल्कुल तमाम मुकद्दस है, इदारों के रखवाले भी तमाम मुकद्दस है, लेकिन जो जितना बाख्तियार है उतना ही जिम्मेदार होना चाहिए, उतना ही जवाबदेह होना चाहिए। देखिए जावेद भाई बिगू ताजिर कम्युनिटी से हम भी इधर उधर देखते हैं, सारे दोस्तों से मिलते हैं। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी में जावेद आलम ओडो साहब ने जो कहा, मैं 1000% समझता हूँ कि बिल्कुल सही कहा उन्होंने, और जो सईद गनी ने कहा वो भी बिल्कुल सही कहा था। उनके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात हुए। जब आप अपनी घर का, अपनी दुकान का, अपनी फैक्ट्री का जब गंद डिस्कस करेंगे कि मेरी फैक्ट्री में ये कुछ हो रहा है, मेरी फैक्ट्री है, कोई इन्वेस्टर आएगा भाई? बीइंग एक बिजनेसमैन कोई बोले, कोई भी नहीं आएगा, भले आप करोड़ों कमा रहे हो, उसको आप नहीं। लेकिन जावेद उमर साहब ने फिर ये कहा था कॉन्टेक्स्ट गलत लिया गया है, ये वजाहत भी की। ठीक है, वो जब आप उसको प्रेशराइज करेंगे ना, किसी को भी करेंगे वो चेंज। इमरान खान, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, आप उनको फोर्स करें, बोलेंगे नहीं मेरा मनोअन नहीं ऐसे था, मैं दूसरी तरह कहना चाहता। बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। आप ये बताएं क्या इसमें कोई दो राय है कि कराची से ज्यादा दूसरे शहरों के अंदर, कराची में भी नहीं होने चाहिए, दूसरे शहरों में भी नहीं होने चाहिए। लेकिन जब आप किसी को, मैं कहूँ जी आईना प्रोग्राम आपका वहाब मेमन साहब मजेदार है ही नहीं, मजेदार है, आप तो अच्छा प्रोग्राम ही नहीं कर रहे, तो मुझे कंपेयर करना पड़ेगा ना। आप बताएंगे कि अच्छा मैं कैसे नहीं कर रहा, आप बताएं मैं किससे कम प्रोग्राम कर रहा हूँ। हम कंपैरिजन में नहीं जाते, हम सारी चीजें देखें। इमरान खान को सियासत करने का पूरा हक है कि वो जिस तरह की स्ट्रेटेजी बनाए, ठीक है। उसके काउंटर में जो लोग हैं, क्या उनके मुंह में गुग्गू है? क्या वो पॉलिटिकल अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते? अगर वो नाकाम है तो उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए कि मीडिया मैनेजमेंट उनकी नाकाम है, स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहे, या दूसरी चीजें नहीं कर पा रहे। कि इदारों को जो है इस वक्त जो मौजूदा एतराज है वो तो ये कि इदारों को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है इस वक्त। देखिए वो बना रहे हैं ना, तो मैं उसको एक मौसर तरीके से, मैं बजाय उसको बुरा कहूं, ठीक है, तो मैं उसको मौसर क्यों नहीं बात करता? क्या जनरल, मेजर जनरल फैसल के खिलाफ जो बातें की जा रही हैं, तो जनरल, हमारे मेजर जनरल फैसल की जो खिदमात है पाकिस्तानी फौज के लिए,
मैं किसी को बुरा कहने के बजाय मैं उनकी खिदमत क्यों नहीं बताता कि उन्होंने कराची में बैठ के कितना कुछ दहशतगर्दी के खिलाफ काम किया है, उन्होंने बलूचिस्तान में बैठकर कितना दहशतगर्दी के खिलाफ काम किया है। और अगर मैं ये कह रहा हूं कि जनाब वो गलत है, तो मुझसे पूछा जाए ना कि भाई उनकी गलत बातें बताओ, ताकि मैं उसके ऊपर बात करूं। ये पूछने के बजाय वो एक दूसरे के खिलाफ काउंटर कर देते हैं। मेरी फौज को दिफा करने की किसी को जरूरत नहीं है जनाब, कि मैं बोलूं कि जनाब मैं अपनी पाक फौज के साथ खड़ा हूं या उसके साथ, हम सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं। और हमारे चाहे अदालती इदारे हो, चाहे हमारे पार्लियामेंट हो, जिस तरह से हमारे आईनी इदारे मुकद्दस हैं उसी तरह से हमारी पार्लियामेंट मुकद्दस है, हमारे पार्लियामेंटेरियन मुकद्दस है, इसी तरह हमारी बिजनेस कम्युनिटी, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट सारे के सारे मुकद्दस है। बात यह है कि हमें अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए और पाकिस्तान की अच्छी बातें भी तो सामने ले आओ यार। सही कह रहे हैं। हमारे पास ईदी है पूरी दुनिया में, अंसार बरनी है पूरी दुनिया में, जफर है कोई पूरी दुनिया के अंदर, सारिम बरनी है कोई पूरी दुनिया के अंदर। पॉजिटिविटी को ज्यादा जो है वो हाईलाइट करना चाहिए। सही कह रहे हैं। ये जो हमारे इतनी बड़ी बड़ी एम्बुलेंस सर्विस है हमारे पास, इतनी ये सैलानी वेलफेयर, तो आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट, पूरी दुनिया में मुझे बता दें, हम इनको बोलते ही नहीं, हम इनकी बात ही नहीं करते। हम पॉजिटिविटी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए बजाय इसके कि कीचड़ उछाला जाए। अच्छा राणा साहब, महंगाई के ऊपर बात छिड़ी, इन्फ्लेशन, खान साहब के दौर के अंदर जावेद साहब के बकौल 17% महंगाई का रेशो था। मेरे नहीं आदाद-ओ-शुमार जी, जो उन्होंने स्टडी की है या जो उन्होंने आदाद-ओ-शुमार देखे हैं उसके हिसाब से 17%, और अब जो है वो 45% है। आप कितना % इस बात से सहमत है? देखिए महंगाई वाकई हुई है, मैं आपसे फिर वही बात एग्री करूंगा कि महंगाई का जो रेशो है वो अप हुआ है, क्योंकि खान साहब ने अपने दौर में लास्ट टाइम सब्सिडी दी, और वो सब्सिडी जाहिर सी बात है कि इनको जो माहदे इन्होंने किए थे पिछले साल 2021 की जनवरी में या मेरे ख्याल 22 लास्ट टेन्योर में, तो वो माहदों पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। लाजमी बात है इस गवर्नमेंट को उस पर इम्प्लीमेंट करना पड़ा, और इम्प्लीमेंट हुआ तो महंगाई की शरह बहुत अप हुई। लेकिन इसको अल्टरनेट भी तो होना चाहिए ना, इसको कंट्रोल करने के लिए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे यहाँ जो महंगाई जो है, अगर मिसाल के तौर पे 10% है तो 20% तो हमारे ताजिर हजरात कर देते हैं, उसको 20% पे लेके चले जाते हैं। क्योंकि इसलिए कि जो चीज़ अगर 1 रुपया किलो हमें यहाँ मिल रही है, तो आम राशन शॉप पे जाइए तो वो आपको 2 रुपये किलो मिलेगी। और इसका सबसे बड़ा जो मसला है कि गवर्नमेंट अपनी प्राइस कंट्रोल कमेटी पर काम करे। प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है वो फाल किरदार अदा नहीं कर पा रही जो उसे करना चाहिए। देखिए आप दूध कितना महंगा है, दूध के जो एक रेट्स हैं उस रेट पर दूध नहीं मिल रहा, 200 रुपये लीटर मिल रहा है, अवाम को इसका बराह रास्त नुकसान हो रहा है। तो अवाम को भी साथ खड़ा होना होगा, गवर्नमेंट को भी अपनी रेट कायम करनी होगी, ये दोनों काम है। तो इन चीज़ों को हमें करना पड़ेगा। या अवाम का भी एक मसला है कि अगर अवाम को कोई एक चीज़ 10 रुपये किलो मिल रही है तो 10 ही रुपये किलो खरीदो, कह रहे भाई जब इसका रेट 7 रुपये है तो आप 10 क्यों दे रहे हैं? सर लेकिन जो आपने ये अभी जो दूध फरोश के हवाले से अभी आपने बात की कि इस पे भी जो है वो काफ़ी मसाइल चल रहे हैं, कंट्रोल तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, प्राइस कंट्रोल कमेटी का काम है कि स्ट्रिक्टली एक्शन ले, ये उनका काम है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे बिला तफरीक कार्रवाई करें, जो जिसमें वो बहुत सुस्त रवि का मतलब कर रहे हैं, मुजाहरा कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। मैं आपसे फिर वही कह रहा हूं कि जब अगर महंगाई को कंट्रोल हम नहीं कर पाएंगे, बेरोजगारी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लाकानूनियत पर काबू नहीं कर पाएंगे, तो इलेक्शन में हम क्या बात करेंगे? तो यही तो एक मसला है। जब खान साहब क्यों, हम यही तो बुरा कह रहे थे कि आपके ज़माने में बहुत महंगाई है, अवाम परेशान है, लेकिन जब हमें इख्तिदार मिला तो हम अवाम को वो चीज़ें कंट्रोल नहीं हो सकी। तो खान साहब जब इलेक्शन होंगे तो आप भी खड़े होंगे, मौजूदा गवर्नमेंट भी खड़ी होगी, तो अवाम फैसला करेगी। ये जो आप रोडों के ऊपर मुजाहरे और लोगों को जख्मी और मतलब ये चीज़ें हो रही हैं, तो इससे पाकिस्तान का मजाक बन रहा है। तो आप तो बात अवाम की कर रहे हैं, आप इदारों की कर रहे हैं, लेकिन ये आप कर क्या रहे हैं? हमारा तो मकसद ये है। ठीक है, देखिए महाजाराई से मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमें जब तक तरक्की के सफर में, मिसाल के तौर पे खान साहब कहते हैं जी पिछले लोग सारे गलत थे, बहुत अच्छी बात है खान साहब, आप कोई
आप जो है ना कोई प्रोग्राम लाकर दिखाएं। आपने 3 साल 7 महीने रहे, आप किसी चीज़ को एक इम्प्लीमेंट करके दिखाते कि मेरे दौर में आप ये देखिए कि ये अकाउंटेबिलिटी आई है, मेरे दौर में ये तामीरी काम मैंने शुरू किया है। आपने 3 साल 7 महीने गाली बक ही गुजार दिए मुखालफिन को, आपने काम नहीं किया, अब फिर आप गाली बक रहे हैं। तो बात यह है कि खान साहब आप ये किसकी सोच पे काम कर रहे हैं, आप कौम को बताएं। मुझे तो कोई अकल की दलील नहीं लगती, मुझे तो यही लगता है कि खान साहब अपना जहन दिमाग का इलाज कराएं तो यही बेहतर होगा। क्योंकि इसलिए कि जो मुश्किलात पाकिस्तान में हैं और जिस मुश्किलात से कौम गुजर रही है, तो ये बहुत मुश्किलात हैं और इसको सोचना होगा मौजूदा हुक्मरानों को भी और खान साहब को भी। लेकिन बदकिस्मती है कि इसको कोई भी नहीं सोच रहा। हर आदमी कोई इख्तिदार बचा रहा है और कोई इख्तिदार में आने की कोशिश कर रहा है। कोई ये नहीं देख रहा कि आवाम को फैसिलिटेट कैसे किया जाए। वो उनको कुर्सी, जब इतनी ही मुश्किलात है तो आप कुर्सी के लिए क्यों परेशान हैं? आपको इस तरह से परेशान है कि जिस तरह पानी को मछली से निकाल के बाहर फेंक देते हैं, तो ऐसा तड़प रहे हैं। ना वो मार्च में इस मार्च के अंदर ना वो महंगाई की बात कर रहे हैं, ना वो किसी की बात कर रहे हैं। वो तो बस एक महज 24 घंटे में 3 घंटे 4 घंटे का एंटरटेनमेंट है। लोग आते हैं, शाम को नाच गाना देखते हैं, चले जाते हैं, वो खिताब करते हैं, बाकी यही है। बाकी ना कोई अवाम की बात हो रही है और लोग भी फुर्सत से अपना चले जा रहे हैं। तो अवाम को सोचना होगा कि आप किस मिशन के तहत निकले, आप क्या कह रहे हैं। आप पढ़े लिखे लोग हैं, बाशऊर लोग हैं। हम ये नहीं कहते पीपुल्स पार्टी का साथ दें, हम ये नहीं कहते कि नून लीग का साथ दें, नहीं। आप सोचें। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले राना साहब का ये कहना था कि जो महंगाई है वो ताजिरों की वजह से भी एक सबब है कि ताजिर जो है ना वो चीज़ों के रेट बेजा जो है उन्होंने इजाफा कर दिया उसके अंदर। जावेद साहब क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए जी भाई, अल्लाह ताला भाई को इज्जत दे। वो कहते ना, नेक ने नेक जाना, बद ने बद पहचाना मुझे, जिसका जितना ज़र्फ था उसने उतना जाना हमें। शायद भाई भूल गए कि क्या में पाकिस्तान से लेकर अगर कोई ताजिर कोई खड़ा है तो वो ताजिर बरादरी है, वो बिजनेस कम्युनिटी है। ठीक है, गवर्नमेंट 15 सालों से किसकी है सर? पीपल्स पार्टी, हुकूमत सिंध कहें आप। सही, कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। सही। मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, सिंध में रहता हूँ, हुकूमत सिंध से। मैं तो कहता हूँ इनसे अच्छा तो आदमी कोई नहीं है, इनसे तो नेक आदमी है ही नहीं कोई। ताजिरों को बदनाम कर दिया फौरी तौर पे भाई ने। कभी ये सोचा कि ताजिर 70% रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, 92% गवर्नमेंट ऑफ सिंध को दे रहा है, यहां पे लोगों की तरह वो खा नहीं रहा है। और जब वो कारोबार करने की बात करते हैं तो ये बिजली प्रोवाइड नहीं कर सकते। कोरोना में जो हालत की, आपके कोई सामने ढकी छुपी हालत है। बिजली आपके पास नहीं है, पानी आपके पास नहीं है, आप इंडस्ट्रीज के अंदर गैस सप्लाई नहीं कर सकते। किसकी जिम्मेदारी है? अब आ जाते हैं महंगाई के ऊपर, मजीद छोटी चीजों पे आते हैं हम। लास्ट मैंने टॉक शो किया था दूध के ऊपर। अगर आपको याद हो, जब हमारी दुकानें बंद करवाने का वक्त आता था, अभी बीच में टाइमिंग शेड्यूल थोड़ा सा चेंज हो गया था, तो ये इदारे ऐसे हमारे पर झपकते थे जैसे हम खुदा ना खास्ता बेहतरीन दुकानों के अंदर कारोबार नहीं कर रहे हैं, रिस्क हलाल नहीं कमा रहे हैं, बल्कि ना जाने क्या काम कर रहे हैं। आते थे तो और हमें, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि एसी साहब, डीसी साहब जो है वो बड़े बड़े जो है वो चालान मार के चले जाते थे। आप ही लोग कैमरे में दिखाते थे, आज फला मार्केट सील्ड हो गई, इसके ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना हो गया, इसके ऊपर 3 लाख रुपए का जुर्माना हो गया। कभी आपने दूध फरोशों के ऊपर कितना जुर्माना किया? लेकिन सर काली भेड़ें तो हर जगह मौजूद है ना। काली भेड़ें हर जगह है ना, तो उनका खिला कुमा कब होगा? जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये ताजिरों की जिम्मेदारी है कि वो दूध की दुकानों पे जाके छापे मारें? मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा अपने अफसरों से, जो ऑनरेबल रिक्वेस्टेबल, चाहे वो डीसी साहब हो, एसी साहब हो। देखिए, कार्रवाई जो होती है ना वो फर्जी दिखाई जाती है। ठीक है, अभी 200 रुपए लीटर पर जो है वो दूध बिका, और अभी भी कुछ दुकानों में है, बहुत सी जगह। ये मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं। हमारे पास हजारों की तादाद में इंस्पेक्टर हैं, ठीक है, इस डिपार्टमेंट के। कहां हैं भाई वो?
सिवाय आपने चंद फर्दी नामो नमूद नुमाइश के अलावा या फोटो सेशन के अलावा आपने क्या देखा? आपने एक दुकान ने जो है वो मिसाल के तौर पे 1000 लीटर दूध बेच दिया, उसको जुर्माना कितना हुआ भाई? 50,000 रुपए। ठीक है, दूसरे दिन भाईजान वो आगे दोबारा अपनी दुकान खोल रहा है और मजे से बेच रहा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं तो वो 5 लाख रुपए कमा रहे, 50,000 रुपए जुर्माना भर रहा है। मकसद लुबे लुबाब ये है, मकसद लुबे लुबाब ये है कि जब तक जजा व सजा का सिलसिला शुरू नहीं होगा, उस वक्त तक, जब तक मेरे दिल में खौफ नहीं होगा। ताजिर बरादरी कर रही होती है ना कि देखें दुकानें सील कर दी हैं, एक हफ्ते तक दुकानें सील करके रख दी हैं, वो फिर ये भी तो रिएक्शन आता है ताजिरों की तरफ से। तो अर्ज कर रहा हूं कि जब तक जजा व सजा का सिलसिला शुरू नहीं होगा, चाहे उसमें कोई बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे उसमें कोई करप्ट सियासतदान हो या कोई करप्ट इदारे का करप्ट अफसर हो, ठीक है, उसको इबरत का निशान बनाना चाहिए। सही, यहाँ पे कार्रवाइयां सिर्फ फर्दी तौर पे होती हैं और दिखावे के तौर पे होती हैं और जाती मफादात के लिए होती है, इंतहाई माजरत के साथ। और मैं बात कहूंगा तो फिर बात बहुत दूर तक निकल जाएगी। ठीक है, आपका मेन मुद्दा जो है, मेन मौकिफ जो है जज़ा व सजा होना चाहिए, सजा के हवाले से। ठीक है, इम्तियाज साहब, आप किसे जिम्मेदार समझते हैं? महंगाई के अंदर बिलखुसूस किसकी जिम्मेदारी है इस वक्त? हुकूमत के ऊपर मलबा डालते हैं या ताजिर बरादरी का भी इसके अंदर किरदार है? क्या समझते हैं आप? मैं इसका तमाम तर जिम्मेदारी उलमा इकराम की समझता हूँ। उलमा इकराम की? उलमा इकराम इसके 1000% जिम्मेदार है। आप ज़कात अल्हम्दुलिल्लाह देते होंगे जी, हम सब देते हैं जो बैठे हैं। कभी आपने डंडी मारने की कोशिश की है उसके अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। क्यों नहीं की? कि इसकी हमें तरबियत दी गई है, बताया गया है कि अगर इसमें करोगे तो तुम घाटे का सौदा करोगे। अगर तुम नेक नियति से ज़कात दोगे तो अल्लाह से नेक नियति से सौदा करोगे, और अल्लाह से सौदा करना कभी घाटे का सौदा नहीं है। कभी आप किसी गरीब की मदद करते हैं, कभी कुछ करते हैं, क्या उसमें कोई डंडी मारने की कोशिश करते हैं आप? सिर्फ इसलिए कि ये तरबियत है। क्या हमारे उलमा इकराम, हमारे मौलवी इकराम जुम्मे को मिंबर में तामीर मस्जिद और तामीर मदरसा और फला के अलावा अगर ये भी शुरू कर दें कि जनाब ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी हराम खाना है, नहीं, लेकिन सिर्फ शराब पीना आराम नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। बयानात वगैरह तो उलमा इकराम के मौजूद हैं, बहुत सोशल कम। मीडिया पर भी आप मौजूद हैं। कंपेन के तौर पे कभी कहा उन्होंने? कंपेन जब आप और मैं जुम्मे की नमाज पढ़ने जाते हैं तो हमारा जो इमाम साहब होते हैं उनसे आई कांटेक्ट होता है। जब वो एक अच्छे मुकर्रिर के तौर पे गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना, तो हमें पूरे हफ्ते के नेकियां और बुराइयां याद आ रही होती हैं। बुराइयों पे हम उस वक्त अल्लाह मियाँ से उस वक्त भी दुआ मांग रहे हो तो अल्लाह मियाँ माफ़ कर दे। तो क्या कंपेन के तौर पे मिंबर इसको नहीं कर सकता? कितनी ताकीद है ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, कितनी ताकीद है कम तोलने वाले को लानत भेजी गई है, कम तोलने वाले पे, कम नापने वाले के ऊपर लानत भेजी गई है। हम इसको कंपेन, वो है उनकी जिम्मेदारी, हुक्मरानों की जिम्मेदारी है बुनियाद, लेकिन उससे आगे उनकी जिम्मेदारी है कि वो मेरी तरबियत करें। मेरी फैमिली तो कर रही है मेरी, लेकिन इस मामले में भी बताएं, मैंने तो आपको 2 से 3 मिसालें दे दी कि ज़कात वगैरह हम हिसाब लगते हैं, यार वो दुकान में ये भी चीज़ पड़ी हुई है, यार उसके भी निकाल दे, यार पता नहीं क्या है, शक शुबा भी आता है तो आप वो करते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर उनकी जिम्मेदारी करें। अब उसके बाद आती है हुक्मरानों की, और ये दूध वगैरह और 2 चीज़ें हैं ना, इसका मैं दूसरा जिम्मेदार समझता हूँ साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब को। आपको याद होगा जब वो कराची तशरीफ लाए थे तो उन्होंने 1-2 जगह छापे मारे थे, फिर उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त फतवा दिया था। उन्होंने कहा कि अगर दूध के लिए इंजेक्शन लगाए गए तो मैं नहीं छोड़ूंगा। हम सब खुश हुए कि यार एक मोमिन आदमी, मोमिन जस्टिस हैं, बहुत ज़बरदस्त फैसला किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उस वक्त मेरा ख्याल है कि 55 से 65 रुपये में दूध किलो बिक रहा था। उसके 2 महीने के बाद ये डेयरी फार्मर्स आए, उन्होंने कहा जी हमने इंजेक्शन चूंकि नहीं लगा रहे, दूध कम उतर रहा है, 95 रुपये पे चला गया, 95 रुपीज़ पे। जिन्होंने बढ़ाया उस वक्त उनको पकड़ना चाहिए कि आपको तो ये डेयरी फार्मर्स को पकड़ना चाहिए था कि इसका मतलब है तुम इंजेक्शन लगाते हो, इलीगल काम करते हो तुम। उसके बजाय 95, 96 कर दिया। साकिब निसार साहब थे उस वक्त, उन्होंने कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं किया, और एकदम उसके बाद ये तेजी के साथ आगे ये दूध की कीमत। और इसी तरह अद्वियात के हवाले से भी आपको याद होगा ये सारे मामलात हैं। बात ये कि मजमूई तौर पे हमें एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी, जो ये बैठे हमारे ड्रग इंस्पेक्टर कहाँ हैं, हमारे प्राइस कंट्रोल कमेटी वाले कहाँ हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये हमें भी उठ के बात करनी पड़ेगी, सबको बात करनी पड़ेगी कि भाई हम इसको आगे कैसे लेके जाएं। और देखें ना, एक महंगाई की भी बात होती है, बाज़ औक़ात होता है जो हमारे तज्ज़ियाकार हैं, हम सब है ना, हमें बैठ के आप देखें, आप स्टॉक में जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में जब जाते हैं तो आप ब्रोकर, और ब्रोकर से ज़्यादा जो एनालिस्ट होता है उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। वो एनालाइज करता है यार आज ये फलां कंपनी का शेयर जो है ऐसे जा रहा है, लेकिन दुनिया में जो सूरत हाल आ रही है
ये वाला शेयर आगे जाएगा। तो आप उसको एनालाइज करने के बाद, महंगाई नहीं है पाकिस्तान में, वेजेस कम है, इसके ऊपर बात ही नहीं करता कोई। अगर मेरी आपकी तनख्वाह, हुकूमत ने बढ़ाई भी है ये कुछ भी नहीं है, 20 से 22 हजार रुपए। मैं तो कहता हूँ हाई कोर्ट में जब केस गया था, ये ताजिर बरादरी लेकर गई थी कि जी सिंध हुकूमत ने 20,000 22,000 क्यों कर दिए, कम किया जाए। हाई कोर्ट को तो इन सबके ऊपर दंड डालना चाहिए था, हुकूमत सिंध के ऊपर भी, हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर भी। और 20-25 हजार रुपए कितने गुजारा होता है। आप देखें वेजेस अमेरिका में क्या है, लंदन में क्या है, फिनलैंड चले जाए, और यहाँ की इकोनॉमी में फर्क है ना। इकोनॉमी में क्यों फर्क है कि वहां पर वेजेस बड़े ठीक ठाक है। अब जब मुझे अच्छे वेजेस मिलते हैं, मैं आगे खर्च करता हूँ, सारी चीजें करता हूँ। हमारे वेजेस बहुत कम है। अगर ढाका से भी कंपेयर करेंगे ना आप, इस वक्त बांग्लादेश से भी कंपेयर करेंगे तो पाकिस्तान में कम है। और जावेद भाई जो बात कह रहे थे, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो हमें पानी की जरूरत है, जो हमें बिजली की जरूरत है, यही आपकी कीमतों का तयन करते हैं। वो आप या तो महंगी दे रहे हैं या कम दे रहे हैं। बेसिक नेसेसिटीज के हवाले से बिल्कुल। देखिए K4 मंसूबे की जो बात होती है ना कि जनाब K4, आप इस पे एनालाइज कर लें, ये जो इस वक्त है, जो इस वक्त पानी के मंसूबे मौजूद हैं, 1000% कराची के लिए पूरे, पानी चोरी नहीं करें। आप अभी 1000 टैंकर की ऑर्डर करें, उसने बोला जी 5,000 रुपए में टैंकर मिलेगा। आपने कहा मुझे 1000 टैंकर दे दें, वो बोलेगा कब तक चाहिए, आप बोला सुबह तक आपको 5,000 टैंकर मिल जाएंगे। सही बात। तो इसका मतलब है पानी की किल्लत नहीं है। K4 मंसूबा वाटर टैंकर माफिया को फैसिलिटीज करने के लिए बनाया जा रहा है, और उसके लिए सारी चीजें की जा रही हैं। तो बैठे बिजनेस का, मेरा तो हमेशा से ये रहा है, ये मेमन, ये हमारे चन्योटी बिरादरी के, ये हमारे पंजाबी सौदागरान दिल्ली, और ये हमारे मारवाड़ी, इन चार को पाकिस्तान की इकनॉमी हवाले कर दें। अगर IMF आपसे 6 महीने के बाद कर्जे ना ले रही हो, IMF खुद उससे बात ना कर रही हो, क्योंकि जो जिस चीज का एक्सपर्ट है उसको, देखिए शहबाज शरीफ की बहुत सारी बातों से, आप तमाम बातों से भी इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो मिसाके मईशत की जो ऑफर है ना, पाकिस्तान को ऐसे मिसाके मईशत की अशद जरूरत है कि आप धरने भी दें, कुछ भी करते रहें, लेकिन जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी है वो कंटिन्यूटी के साथ चलती रहेगी। ये डॉलर वॉलर, देखें आप भी बिजनेसमैन हैं, हम भी देखते हैं, बैठते हैं, दोस्तों में जाते हैं, डॉलर कोई इफेक्ट नहीं करता। आप उससे खुद असरात पड़वाते हैं कि जनाब आपकी एग्रीकल्चर कंट्री है, ज़राअत के, अगर मिसाल के तौर पे आप नोट भी छाप के, ये जब आपकी, देखिए आपको सब्जियों के लिए, दालों के लिए, आपको चावल के लिए, आटे, इसके लिए आपको डॉलर की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ फैसिलिटेट करना है, आपको अपने जो किसान है उसको फैसिलिटेट करना है, आप उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर दूसरी तरफ जा रहे हैं। जब आप अच्छा गोश्त, अच्छा दूध, अच्छी सब्जी, अच्छी दालें, आपने उसको करें, आपको डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये डॉलर तो मैनेजमेंट है ना एक। ठीक है सर, आपका मौक़िफ़ बिल्कुल आ गया और आपके मौक़िफ़ की कदर करते हैं। जहाँ तक आपने उलमा किराम के हवाले से कहा, वो आपकी अपनी राय है, बिल्कुल आपकी राय की कदर करते हैं। अच्छा राना साहब, महंगाई के हवाले से तो खैर काफ़ी लंबी चौड़ी डिबेट हो गई हमारी। ताजिर बरादरी और बिलखुसूस इस वक्त कराची की आवाम स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है। इस हवाले से हुकूमत का जो है वो क्या किरदार है, पीपल्स पार्टी की सतह पर आपकी जो पार्टी है उसका क्या इस वक्त मौक़िफ़ है? देखिए जी, बिल्कुल स्ट्रीट क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसकी मैं तो अपनी तरफ से एक बात करता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी वजह बेरोज़गारी है, और बेरोज़गारी का खात्मा होना चाहिए। सर रोज़गार भी तो आप नहीं देना है। मैं तो वही बात आपसे कर रहा हूँ, मैं तो गवर्नमेंट की ही बात कर रहा हूँ कि बेरोज़गारी का खात्मा होना चाहिए, और जहाँ तक स्ट्रीट क्राइम है इस पर पुलिस को सख्त एक्शन करना चाहिए, और जितने भी क्रिमिनल्स हैं इनके साथ कोई भी किसी किस्म की रियायत जो है वो नहीं बरतनी चाहिए, सख्त एक्शन करना चाहिए। पुलिस कर भी रही है, ऐसी बात नहीं है कि पुलिस नहीं कर रही, आए दिन जो है वो डकैत मारे जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत सिंध को और ज़्यादा, कहीं ज़्यादा इस पे जो है ना काम करने की ज़रूरत है। और पुलिस, जावेद आलम आडो साहब जो हैं वो बड़े ऑनेस्ट अफसर हैं और बड़ी मतलब तजर्बेकार अफसर हैं, और वो इस पर काबू कर भी रहे हैं, और शहर के जितने SSPs हैं वो इसको मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं।
काम तो हो रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से जो स्ट्रीट क्राइम है इससे कहीं ज़्यादा वो करने की ज़रूरत है, इसको मतलब मॉनिटरिंग करने की और कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लेकिन हुकूमत सिंध को चाहिए कि बेरोज़गारी का खात्मा करे। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और इस चीज़ का जो है ना खात्मा होना चाहिए। गरीबों को फैसिलिटेट करें, इसके लिए वो कोशिशें करें, बहुत ज़्यादा कोशिशें करें और ये करनी होगी क्योंकि आइंदा इलेक्शन आ रहे हैं। और देखिए कोई भी अवाम हुकूमत के बच्चों के मानदा होती है और जाहिर है पीपल्स पार्टी अगर सिंध में हुकूमत है तो हुकूमत की तरफ ही नजरें हैं। तो बिल्कुल खान अपना मुराद अली शाह साहब को भी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी इस पर बेहतरीन तरीके से काम करना चाहिए, आवाम को फैसिलिटेट करना चाहिए और कर भी रहे हैं। काम शहर के अंदर बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मतलब आप ये बात मान रहे हैं कि इस वक्त जो काविशें हो रही हैं उसमें कमी है? देखिए जी, बात है कि स्ट्रीट क्राइम बिल्कुल बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी थोड़ा सा कम हुआ है। बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा बढ़ा था। लेकिन देखिए इसमें एक और भी एक बड़ा काबिल मजम्मत, हमारे शहरी भी इसमें कसूरवार हैं थोड़ा सा। मच्छर कॉलोनी के अंदर आप देखिए कि 2 TNT के मुलाजमीन को उन्होंने डाकू डिक्लेयर करके मार दिया। तो मतलब देखिए इस पर शहरियों को भी चाहिए कि थोड़ा सा तवज्जो दें, वो हर किसी को डाकू डिक्लेयर ना करें। और अपना शहरियों का कहना है सर हम खुद नोटिस ले रहे हैं। अब शहरी देखें इसमें शहरी देखिए हो चुके हैं। देखिए शहरियों आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। शहरियों के अंदर कौन से दूध के धुले हुए हैं, उसमें भी तो क्रिमिनल्स मौजूद हैं शहरियों के अंदर। तो मैं तो ये बात कह रहा हूं कि शहरियों को खुद भी पुलिस के साथ मिलकर कोऑपरेट करना चाहिए। जब तक कानून अगर हम खुद हाथ में लेंगे तो फिर इन इदारों का क्या काम है। तो देखिए बात यह है कि हमें ताउन करना चाहिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ। हमें खुद कौन होते हैं ये काम करने वाले। इस तरह 2-4 शिकायतें मिली, मतलब काबिल मजम्मत है, ये नहीं करना चाहिए। हाँ आप उनको पकड़ें, पकड़ने के बाद आप कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथ में दें। आप मुद्दई बने, मुद्दई नहीं बनते, गिरफ्तार करके दे देंगे तो मुद्दे ही नहीं बनते। तो हम मुद्दे ही बने ना, ताकि उनके खिलाफ मंतकी अंजाम तक पहुंच सके वो। तो ऐसा नहीं कर पाते। तो शहरियों को खुद खड़ा भी होना होगा, कानून नाफिज करने वालों के साथ कदम से कदम मिला के खड़ा होना होगा। तो इंशाल्लाह बिल्कुल ये होगा। इसमें ये बात नहीं कर रहा हूं कि भाई पीपल्स पार्टी किसी की भी गवर्नमेंट हो, जब तक शहरी खुद खड़े नहीं होंगे तो मैं ये समझता हूं ये चीज काबू नहीं हो सकती। हम तो ऐसे लोग हैं कि सब कुछ पहले हुकूमत पे डाल देंगे, फिर उसके बाद मजलूम बन जाएंगे, फिर जब सारे मामला खराब होंगे तो फिर या तो फिर उनको मार देंगे। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें एक अच्छा शहरी बनना होगा और ये बहुत ज़रूरी है। जब हम अच्छे शहरी होंगे तो हम जो है ना अच्छा काम कर सकेंगे। रही ताजिर बिरादरी, बिल्कुल 100% ये बात है कि ताजिर बिरादरी का गवर्नमेंट में बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी की दिलादारी हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, लेकिन बात ये है कि जो अभी इम्तियाज भाई ने बात की मुनाफाखोरी, देखिए इसको सोचना होगा। ठीक है, ये जो हम करते हैं, ये ज्यादती करते हैं, ये कौन करता है? ये गवर्नमेंट तो नहीं करती, ये तो शहरी कर रहे हैं। इस तरफ भी आते हैं। इस चीज को हम अभी स्ट्रीट क्राइम के हवाले से जावेद साहब आप क्या समझते हैं जो बढ़ता हुआ स्ट्रीट क्राइम है, इसकी असल वजह क्या, आप क्या समझते हैं क्या असल वजह है? देखिए स्ट्रीट क्राइम का जिन जो है ना वो इस वक्त बेकाबू है जी। महंगाई और स्ट्रीट क्राइम, ये 2 जिन ऐसे निकल चुके हैं जो किसी के काबू में आने को तैयार नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि आजी साहब जो हैं हमारे गुलाम नबी मेमन साहब और एडिशनल आजी जनाब जावेद आलम साहब, दे आर वेरी कम्पिटेंट अफसर जी। बिल्कुल 12 हमारी मुलाकातें हो चुकी हैं उनके साथ। और लॉ ऑर्डर के हवाले से मैं भी एक बिजनेस कमेटी को ताल्लुक, मैं भी वाइस चेयरमैन लॉ ऑर्डर कमेटी हूँ कीडा कराची का, मैं देखता हूँ। तो मसला ये है कि बहुत सी मीटिंग्स हुई अफसरों से और चीज़ें मैनेज भी हो रही हैं, मगर जिस तरह क्राइम का रेशो बढ़ रहा है उसकी एक बड़ी वजह बेरोज़गारी है। लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली वो बेरारवी की तरफ निकल रहे हैं, वो क्राइम की तरफ निकल रहे हैं। मगर ये जिम्मेदारी जो है ना, देखें बेसिकली तौर पे अब मामलात कुछ इस तरह हैं कि आवाम ना तो अपने घरों में महफूज है और ना ताजिर अपने कारखानों और दुकानों में। ठीक है, पुलिस में जब तक अपग्रेडेशंस नहीं होगी उस वक्त तक पुलिस बेहतरीन तरीके से अपना मजीद काम बेहतर नहीं कर सकेगी। पुलिस के अंदर पॉलिटिसाइजेशन ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है, सियासी असर रसूख का खात्मा होना चाहिए। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, और सबसे बड़ी बात इस वक्त शहर कराची 3.5 करोड़ से ज़ायद आबादी रखती है। बिल्कुल ठीक है, एक थाने में एवरेज नफरी कितनी होती है? सर आप सिंध गवर्नमेंट से माशाल्लाह ताल्लुक़ रखते हैं, आपको तिल्म होगा, मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं।
35 से 50 लोगों की नफरी होती है, जिसमें हेड कलर मुंशी और हेड मोरर इस तरह लेके, और जो लोग ऑन द वे होते हैं, मतलब जो चौराहों पे बेचारे अपनी हथेलियों पे जो है वो जान लेके खड़े होते हैं, वो मुश्किल से बेचारे जो है वो 30 से 35। आपको एवरेज जो है एक थाने में 5 लाख की आबादी पे 50 पुलिस वाले मिलते हैं। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं यार पुलिस वाले काम करेंगे? ये तो बेचारे कुर्बानियां दे रहे हैं सर। 3 सूबों की पुलिस अपग्रेड हो चुकी है, सूबा सिंध की पुलिस क्यों नहीं अपग्रेड हो रही? ठीक है। दूसरी बात, हमारे यहाँ इंटेलिजेंस सिस्टम में ये बात कई दफा 12 प्रोग्राम में कह चुका हूँ, इंटेलिजेंस सिस्टम खत्म कर दिया जी साहब ने। मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये कि सर इंटेलिजेंस सिस्टम को करें, एक ऐसी फोर्स बनाएं जो सादे लिबास में हो, और वहां के तमाम एरियाज के अंदर एक तो लॉ ऑर्डर के हवाले से वो मामलात देखे, उसको मॉनिटरिंग करे, उसको ऑब्जर्व करे। अब देखें जैसे सेंटर में परसों जो है एडिशनल आईजी साहब ने एक इफ्तिताह किया, एक कमेटी बनी सीपी के नाम से, ठीक है। तो ये एक अच्छा अमल है, लोगों ने कैमरे लगाए। अब मसला ये है कि ताजिर अपने दुकानों में कैमरे भी लगा रहा है घरों में, ठीक है, अपने लिए गार्ड्स भी खरीद रहा है, ठीक है, अपने लिए हर काम खुद भी कर रहा है। तो सर माजरत के साथ ये लोग कहाँ हैं? ये लोग सवाल पूछते हैं, ठीक है। पुलिस आज भी मैं कहता हूं हमारी पुलिस महदूद वसाइल में बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है, मगर जब तक इनके मोरल को अप नहीं किया जाएगा, ये थोड़ा सा लेवल इनका डाउन रहेगा। अच्छा, पुलिस के अंदर 2 डिपार्टमेंट हैं, एसएसयू का डिपार्टमेंट है, बिल्कुल। कभी आपने उनको गौर से देखा है? एक लाइक आर्मी, ठीक है, जबकि एक दूसरा नॉर्मली जो थानों की पुलिस है, उनको एक नजर देख लें, वो बेचारा 24 घंटे फिटनेस नहीं सर, मैं आता हूं ना, उस एसएसयू के ऊपर खर्चा किया जाता है, उसको वेल ट्रेन किया जाता है, उसको आर्मी के जवान सूबेदार जो भी उनके कंसर्न कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो उनको ट्रेनिंग देते हैं। सर मेरी रिक्वेस्ट आजी साहब से ये इनके साथ भी ये करें, ये लोग अपनी जान हथेली पर रख के हमारी हिफाजत कर रहे हैं। मतलब तो 2 ऑब्जेक्शंस आपके आ गए, एक तो नफरी कम है थानों के अंदर, और दूसरा ये कि वेल ट्रेनिंग। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आईजी साहब ने बहुत अच्छा 15 वाला सिस्टम कर दिया, 3 से 8 मिनट के अंदर आपके पास मोबाइल आ जाती है। तो ये एक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जारी है पुलिस की। और आज भी आपके यहाँ खुदा ना करे कोई हादसा हो जाए, कोई मामलात हो जाए, कुछ चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, सबसे पहले पुलिस ही आती है यार। बिल्कुल। आप किसी भी मामले में हम अपने पुलिस वाले भाइयों को ही करते हैं, मगर मसला ये है कि अवाम के दरमियान रवाबत को बढ़ाने की जरूरत है। आज भी एक आम आदमी थाने में के कल्चर से डरता है, थाने के माहौल को फ्रेंडली बनाने की जरूरत है। एक शख्स अगर लुटा पुटा जाता है तो आज भी बहुत से ऐसे थाने हैं, अव्वल तो वो जाने से ही अवॉइड करता है कि यार पता नहीं मेरे साथ क्या करें और क्या ना करें, ठीक है। किसी शरीफ आदमी ने कभी थाने की शक्ल ना देखी वो तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, ठीक है। मगर थाने के कल्चर को ठीक करने की जरूरत है, मजीद अपग्रेडेशन करने की जरूरत है, और ये हमारे सर का ताज हैं यार, ये हमारे लिए फख्र नहीं है हमारे पुलिस वाले। और खासकर ये एडिशनल आईजी साहब गुलाम नबी मेमन साहब और जावेद आलम उर्दू साहब, दे आर वेरी कॉम्पिटेंट अफसर, वो बेहतरीन अफसर हैं। मगर सर बात सिर्फ इतनी है कि जब तक आप लोगों को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों को एतमाद में नहीं लेंगे, जब तक आप पुलिस के अंदर मजीद अपग्रेडेशन नहीं करेंगे, मामला हल की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है जनाब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है। हम अपने तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हैं। मुझे, मेरी टीम को आईना के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपनी कीमती आरा ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।